हाय व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज मेरे साथ मौजूद हैं जनाब ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता साहब। आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं और अक्सर आप इनको भारतीय मीडिया पे देखते रहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया कमर जी। थैंक यू सर। अच्छा सर, आपसे आज बात करनी है और आपका मिलिट्री का बैकग्राउंड को समझते हुए, सर ये जो इंडिया के अंदर ये चल रहा है, एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि थिएटराइजेशन चल रहा है, थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस की बात हो रही है। और जरा काइंडली हमें इसके हवाले से भी बताइएगा कि ये क्या है और इंडिया में कुछ मसाइल पैदा हो रहे हैं, उस हवाले से भी बात करिए। लेकिन पहले अगर काइंडली हमें थिएटराइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेस अगर बताया जाए इस हवाले से काइंडली सर। कमर साहब, ऐसा है कि आप जानते हैं कि मौजूदा वक्त के ऊपर वॉरफेयर इतनी तरक्की कर चुका है कि कोई भी सिंगल सर्विस ये नहीं कह सकती कि वो अपने बलबूते पर लड़ाई जीत सकती है। किसी भी लड़ाई को जीतने के लिए या किसी भी लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए तीनों जो खित्ते हैं फौजों के, जिसमें कि एयरफोर्स, नेवी और आर्मी शामिल हैं, उनको मिलकर लड़ना पड़ता है टेरेन के मुताबिक। तो इसलिए, और ये चीज भारत ने 1971 वॉर में भी लगाई थी, तब हम इसे इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कहते थे। लेकिन धीरे धीरे एक जॉइंटनेस की जो बात है वो चली, जो कि आपने देखा किस प्रकार अमेरिका के अंदर भी और बड़ी बड़ी मुल्कों की जो मॉडर्न सेनाएं थी वो अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर रही थी और जॉइंटनेस ला रही थी। तो भारत के अंदर भी तब से ही जॉइंटनेस के बारे में बातचीत चल रही है। और आपको मालूम है कि जॉइंटनेस लाना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो मैं जैसे टफ वार कहता हूं, हर सर्विस बीच में वो रहता है और बहुत ही मुश्किल है। पर फिर भी एक चीज जो सारी सर्वसम्मति जो सहमत थी सब में, वो ये थी कि बगैर जॉइंटनेस के हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। कामयाब ना सिर्फ लड़ाई में, बल्कि जॉइंटनेस से आपकी ट्रेनिंग जो है वो कॉमन हो जाती है, जॉइंट ट्रेनिंग हो जाती है, आपके रिसोर्सेज जो हैं वो भी ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, आपके फाइनेंसेस भी ऑप्टिमाइज हो जाते हैं, आपकी प्रोक्योरमेंट भी ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो जॉइंटनेस के काफी फायदे हैं और इसलिए हमें कहीं ना कहीं जॉइंटनेस की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। और खासकर कारगिल की लड़ाई के बाद जो हमारी एक एक्सपर्ट कमेटी बनी थी, जिसके कि श्री सुब्रमण्यम, जो कि हमारे बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक थिंकर रहे हैं, वो उसके चेयरमैन थे, तो उन्होंने भी कहा था कि वक्त आ गया है कि अब हम सारी चीजें भूलकर जॉइंटनेस की तरफ जाएं। और उसके लिए उन्होंने पहला कदम रखा था कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो बनाया जाना चाहिए। आप देख लीजिए कहां कारगिल का युद्ध और कहां आज 2021, और 2021 में आकर ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का जो प्लान था, जब वो जो था वो पूरा किया, वादा पूरा किया मौजूदा सरकार ने, जिसके कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिसके कि प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मौजूदा सरकार ने जब सीडीएस, जो कि पहला कदम था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, उसको अपॉइंट कर दिया, तो लॉजिकली नेक्स्ट कदम की तरफ बढ़ना था, और वो था कि किस तरह से हम इस जॉइंटनेस को कमांड एंड कंट्रोल में सबसे पहले लेकर आए। और कमांड एंड कंट्रोल में लाने के लिए जरूरी था कि हम ज्वाइंट कमांड्स बनाएं, जिसे आप थिएटर कमांड्स कह रहे हैं। थिएटर कमांड्स वही होंगी जो कि ज्वाइंट कमांड्स होंगी, लेकिन जो कमांडर होगा, जो किसके ऊपर वो बिल्ट होगी, बल्कि उसमें वर्चस्व किसका होगा, वो डिपेंड करेगा कि वो किस इलाके की देखभाल कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि लैंड फ्रंटियर है, तो कमांड तो ज्वाइंट कमांड होगी, उसमें आर्मी के भी होंगे, एयरफोर्स के भी होंगे, कुछ नुमाइंदे नेवी के भी होंगे, लेकिन जो वहां पे कमांडर होंगे वो आमतौर पर आर्मी से होंगे। अगर नेवल जैसे पेनिनसुलर एरिया है हमारा, उसकी डिफेंस के लिए हम थिएटर बनाते हैं, तो उस थिएटर के कमांडर जो हैं वो नेवी से होंगे। हमारी आइलैंड टेरिटरीज हैं, उनकी डिफेंस के लिए हम थिएटर कमांड बनाते हैं, तो उनका कमांडर जो है वो नेवी से होगा। जहां तक एयर और स्पेस का है, वहां पर एयरफोर्स के कमांडर्स होंगे, और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो किसी भी उससे हो सकता है। तो ये था हमारा थिएटराइजेशन का कॉन्सेप्ट। बिल्कुल ठीक है सर। इसमें जारी बात हो रही है नॉर्थ थिएटर की,
जारी बात है इसमें जो बात हो रही है वेस्टर्न थिएटर की, नॉर्थ चाइना में आता है, वेस्टर्न में पाकिस्तान को आप समझते हैं, एंड देन मैरीटाइम कमांड एंड एयर डिफेंस कमांड की बात हो रही है। चले ये तो हमें जो आपने बात की समझ आ गई, लेकिन सर एक बड़ा सीरियस सवाल है कि इंडिया की फौज बहुत बड़ी फौज है, और इतनी बड़ी फौज होने के बाद और इतना बड़ा जारी बात है स्ट्रक्चर होने के बाद ये क्यों हो रहा है कि इंडिया के जो सीडीएस कोई बात कर रहे हैं उसको उससे एयर चीफ इख्तिलाफ कर रहे हैं, और ये कोई ऐसे नहीं हो रहा कि दबे लफ्जों में बात हो रही है, ओपन मीडिया पे बात हो रही है। तो हम भी पाकिस्तान में देखते हैं, हमारे पास भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं, लेकिन हमारे यहाँ कभी इस तरह की चीज सामने नहीं आई। इंडिया में ये चीज क्यों देखने को आ रही है? हालांकि एयर जो फोर्स है वो तो मेन आपकी आर्म है, लेकिन जो सीडीएस ने कहा कि वो सपोर्टिंग आर्म है। तो आप इन दोनों को कैसे देखते हैं? एक तो ये बताएं कि सरेआम अवाम के सामने ये डिफरेंसेस क्यों आए, क्योंकि आर्म फोर्सेस में डिसिप्लिन होता है, और दूसरा क्या आप भी यही समझते हैं जो सीडीएस समझते हैं एयरफोर्स के बारे में? नहीं, मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं इससे दूर रहना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ये अननेसेसरी हाइप दी जा रही है इस इशू को मीडिया में। कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है हमारे बीच में, ना ही हमारी आर्म फोर्सेस के बीच में। ये एक हाइप, मीडिया को कोई इशू मिल जाता है उसको हाइप देते हैं, और ये उसी हाइप का एक हिस्सा है। देखिए, हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है कि इवॉल्विंग कॉन्सेप्ट है, अभी इन हाउस डिस्कशन चल रही हैं, अभी इन हाउस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, फाइनली इसकी कॉल जो है पॉलिटिकल कॉल होनी है, पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है उन्होंने ही डिसाइड करना है कि क्या होगा। तो अभी जैसे इन्वॉल्विंग कंसेप्ट है, इन्वॉल्विंग कंसेप्ट होते हुए कहीं ना कहीं पे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है, लेकिन आपकी बात सही है कि ये पब्लिक में नहीं आना चाहिए था और इतना ओपनली नहीं आना चाहिए था। यहाँ तक बात रही स्पोर्टिंग आर्म की, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। कोई भी आर्म स्पोर्टिंग आर्म नहीं है। हर आर्म का, हर उसका फोर्स का अपने अपने इलाके में अपनी अपनी टेरेन में रोल है। जो प्रिडोमिनेंट लैंड थ्रेट है वहां पर इन्फेंट्री का प्रिडोमिनेंस रहेगा, वहां वो बोले कि टैंक वाले बोले नहीं हम वो हैं, ऐसा नहीं होता है। ये इस्टेब्लिश वो हैं। लेकिन ये कह देना कि एक मेन है, एक सपोर्टिंग है, एक क्वीन ऑफ द बैटल है और दूसरा ये है, ये सारी चीजें जो है दिल को खुश करने वाली हैं। हकीकत ये है कि सबका रोल है, एवरीबॉडी हैज टू प्ले द रोल, एंड टिल एवरीबॉडी प्लेज द रोल आप कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए इस बहस को यहीं पर छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि जब से बिपिन रावत साहब जो हैं वो सीडीएस बने, ऑब्वियसली वो बड़ी अहम पोजीशन पे रहे हैं, वो आर्मी चीफ रहे हैं, और उनके ऊपर नरेंद्र मोदी साहब का बड़ा कॉन्फिडेंस है। लेकिन उनके सीडीएस बनने पे और जो खास करके पाकिस्तान पे जो एयर स्ट्राइक हुई, उस हवाले से उनके ऊपर एक तासुर ही आया था कि ये नरेंद्र मोदी साहब ने पॉलिटिसाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस की है। ये एक इंडिया का सेक्शन कहता है इस इश्यू के ऊपर। तो आप क्या समझते हैं, क्या ये बात सही है, या आप समझते हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है? अदरवाइज क्योंकि जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान पे, तो एक तासुर उस वक्त बहुत हैवीली इमर्ज हुआ था कि शायद ये नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो आर्मी को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही लफ्ज इस्तेमाल किया आपने, प्रोपेगेंडा है। देखिए, इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो जिसके मन में आता है वो कहता है। और खासकर आजकल तो इंडिया में फैशन ये है कि ऑपोजिशन कहती है यू से एंड वी विल अपोज, व्हाट एवर यू से वी विल अपोज। ये डेमोक्रेसी में ऐसा होता है, और इसलिए ये सारी कहानियां बनाई जाती हैं। कोई भी पोलिटिजाइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस नहीं हो रहा है, ना ही आर्म फोर्सेस को किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आर्म फोर्सेस आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पावर, दे आर गवर्नड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे ओ देयर एलिजेंस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दे ओ देयर एलिजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वो किसी एक इंडिविजुअल के काम पे कहने पे काम नहीं करती हैं। तो इसलिए ये सारा प्रोपेगेंडा है। यस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हमारे आए हैं, वो क्योंकि पहली बारी ऐसा देखा जा रहा है और लोगों को लगता है कि वो काफी नजदीक हैं प्रधानमंत्री के, पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाने का एक मकसद यही था कि देयर शुड बी सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस अवेलेबल टू द पॉलिटिकल लीडरशिप, दैट इज द प्राइम मिनिस्टर, द डिफेंस मिनिस्टर। तो इसलिए लगता है लोगों को ये उनके बहुत नजदीक हैं। और
बाकी जो जितनी भी बातें हैं वो सब गलत हैं। जो एयर स्ट्राइक हुई वो किसी पर्टिकुलर मौके के लिए नहीं हुई थी। आपको मालूम है किस प्रकार पुलवामा को भी पोलिटिसाइज करने की कोशिश की गई, हालांकि पुलवामा का अटैक हमारी ही धरती में हुआ था, हमारे ही सैनिकों के ऊपर हुआ था, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ने उसको भी पोलिटिसाइज करने की कोशिश की थी। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन डेमोक्रेसी में ये सारी चीजें जो है उनको सहन करना पड़ता है, अनलाइक पाकिस्तान, क्योंकि वहां पर अगर जनरल कमर बाजवा आंख भी निकाल के देख ले तो बाकी सब चुप हो जाते हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अगर कोई आंख निकालता है तो दूसरा आगे से उसके आंख निकालता है। तो ये यहाँ पर चलता है और हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सर मेरा ख्याल से पाकिस्तान में भी अगर कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो ही करेंगे जो उनको प्राइम मिनिस्टर कहेगा। अभी मिलिट्री बेसिस के हवाले से बात है, तो उसने यही कहा है कि जो मुझे वजीर आजम कहेगा मैंने तो वही करना है। सो ये एक तासुर पाकिस्तान के हवाले से आप देते रहते हैं। आर्मी पाकिस्तान में मजबूत जरूर है, एक हमारा ताकतवर जो है अदारा है, पाकिस्तान के माथे का झूमर है, वो हमेशा हमें महफूज रखता है दुश्मन की साजिशों से। लेकिन यहाँ पे भी अगर पॉलिटिकल लीडरशिप लीड ले और जो गाइड दे, आर्मी वही करती है। तो सर ये बताइए। बिल्कुल सही कमर साहब, तभी तो कहते हैं ना कि एवरी नेशन हैज ए आर्मी बट पाकिस्तान आर्मी हैज ए नेशन। तो ये इसीलिए नहीं कहा जाता है, ये तो बड़ी सोच समझ के कहा जाता है। आपकी डिफेंस पॉलिसी, आपकी फॉरेन पॉलिसी इस्लामाबाद में ना बनकर रावलपिंडी में बनती है। जो जग जाहिर चीजें हैं, इनको छुपाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो मर्जी कह लीजिए, पर ये जग जाहिर है, पूरी दुनिया जानती है। तभी तो अमेरिकन जो जनरल्स आते हैं, जो अमेरिकन डिप्लोमेट्स आते हैं, वो आपके जनरलों से बात करते हैं। अमेरिका भी सबसे पहले आपके जनरल जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को बाद में बुलाया जाता है। जब आपके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं अपना जनरल साथ लेके जाते हैं। तो हमें कोई इस पर आपत्ति नहीं है, ये आपका सिस्टम है। लेट योर सिस्टम फंक्शन द वे इट फंक्शन विच इज बेस्ट सूटेड योर कंट्री। ये तो आप लोगों ने ही तय करना है, आपका सिस्टम है। वी हैव नो ऑब्जेक्शन अगेंस्ट इट। नहीं, किसी को होनी भी नहीं चाहिए। और जब पाकिस्तान में आर्मी को ब्रिगेडियर साहब टारगेट किया जाता है, तो हमें पता है जब भारत टारगेट करता है हमेशा ये कहता है जी पाकिस्तान की फौज ये कर रही है, फौज ये कर रही है। तो जाहिर बात है कि एक मजबूत अदारा है तो उसको टारगेट करना तो फिर बनता है कि जो मजबूत चीज हो उसी को लोग मारते हैं, उसी को टारगेट करते हैं, उसी को वीक करने की कोशिश करते हैं। और जहां जहां वजीर आजम जाता है, अगर आर्मी चीफ साथ जाते हैं, तो ये भी एक पॉलिसी का हिस्सा है, क्योंकि अफगानिस्तान के साथ योर वॉर एंड टेरर में अमेरिका जो है वो बड़ा जो कॉपरेशन फौज के साथ चलता रहा है, तो ये एक नेचुरल चीज है। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, जो फौज ताकतवर होती है वो अपने बलबूते पे ही लड़ाई लड़ती है या अपने बलबूते पर कायम रहती है। जो फौज ताकतवर होती है वो आतंकवादियों का सहारा नहीं लेती है। आपकी फौज आतंकवादियों का सहारा ले रही है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। आपकी फौज आतंकियों के जरिए दुश्मनों के खिलाफ कार्रवाई करती है, चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो। तो आप जानते हैं कि जो फौज लश्करों का सहारा लेती है वो फौज अपने बलबूते पर लड़ाई नहीं लड़ सकती है। ये तो आपका कहना है और इल्जाम है ब्रिगेडियर साहब। अभी कल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने बताया कि अब आप जो ये थोड़े दिन पहले लाहौर में जो धमाका हुआ है जिसमें भारत इन्वॉल्व है, तो वो कौन सा आपकी फौज थी? आपने भी तो नॉन स्टेट एक्टर से सपोर्ट लेते हैं। अफगानिस्तान में भी इंडिया ब्रिगेडियर साहब नॉन स्टेट एक्टर से सपोर्ट लेता है। आप किसी भी बाहर के जो मुल्क जो डिप्लोमेट्स बैठे हैं अफगानिस्तान में या बाहर के ममालिक से पूछें कि अफगानिस्तान में इंडिया का क्या रोल है, दो रोल बताते हैं। एक तो वो ये कहते हैं जी कि हाँ डेवलपमेंट में थोड़ा बहुत रोल जरूर प्ले कर रहे हैं, लेकिन साथ में डिस्टेबलाइजेशन और पाक अफगान बॉर्डर पे दहशतगर्दी को प्रमोट करने के लिए भारत अपना एक्टिव रोल प्ले करता है। तो वहां पे आपकी फौज तो नहीं है, यकीनन वहां पे आप नॉन स्टेट एक्टर का ही सहारा लेते हैं। तो आपकी फौज भी नॉन स्टेट एक्टर का सहारा लेती है। हम पे भी इल्जाम लगता है, लेकिन दिस इज अ रियलिटी व्हिच मैं नहीं कह रहा, जिसको आपकी फौज के बारे पूरी दुनिया कहती है, व्हाट दे आर डूइंग इन अफगानिस्तान। और जो परसों जो पिछले हफ्ते हमारे एनएसए ने कल हमें बताया कि इंडिया के जो लोग इन्वॉल्व थे, तो ये एक चीज तो है। आप अमेरिकन पब्लिकेशन ले लीजिए, कोई भी पब्लिकेशन ले लीजिए, कहीं पे भी आपको इंडियन आर्मी का रेफरेंस इसके बारे में नहीं आएगा। इंडियन आर्मी इज नॉट इन्वॉल्व इन टेररिज्म। आप कोई भी पब्लिकेशन ला के मेरे को दिखा दीजिए अदर देन पाकिस्तान जहां पर यह कहा गया कि इंडियन आर्मी इज इन्वॉल्व इन टेररिज्म। ये बिल्कुल ही आपकी बयानबाजी जो है वो गलत है। दूसरी बात यह है कि जो भी हो रहा है आपके मुल्क के अंदर, आपका ये आदत रही है कि आप हमेशा डिनाइल मोड में रहते हैं। जब भी कोई चीज होती है आप पहले आप उसको डिनाई करते हैं और बाद में आप उसका जो ब्लेम है वो भारत के ऊपर डालना चाहते हैं। लाहौर के अंदर एक वेल फोर्टिफाइड एरिया के अंदर
ये हाफिज सईद के घर के ऊपर हमला होता है और आप उसका ब्लेम जो है वो भारत के ऊपर डालते हैं, ये इट्स अ लाफेबल थिंग। और देखिए इमरान खान साहब ने भी आज ये बयान दे दिया कि ये तो भारत ने करवाया है। आपके पास सबूत क्या है ये कहने के लिए? बयानबाजी तो ठीक है, आपके ड्रोन्स आए यहां पर, हमारे अंदर घुस के बाहर चले गए, वो आप उस बात को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि आपके लाहौर के अंदर जो है वो हाफिज सईद के ऊपर हमला हुआ है वो भारत ने करवाया है। ये तो देखिए, यू हैव टू बी फेयर। ब्रिगेडियर साहब, इसमें ऑब्वियसली जो ड्रोन के हवाले से बात होती है वो तो पाकिस्तान से नहीं उड़े, क्योंकि 17-18 किलोमीटर जम्मू एयरबेस अंदर है, वो ड्रोन नहीं उड़ सकते थे। वो कश्मीर के मुजाहिदीन ने या फाइटर्स ने वो ड्रोन उड़ाए। और रही बात लाहौर की, तो वो हमें पता है कि हमने इससे पहले भी डॉसियर भेजे हैं। अगर दुनिया उस पर एक्शन नहीं लेती, आपकी इन्वॉल्वमेंट में नहीं करती, तो हम दुनिया को क्या कह सकते हैं? डबल स्टैंडर्ड्स हैं दुनिया के। हमने तो ट्रांजैक्शन, that shows your standing, that shows your international standing, that's how international community sees you, that because they have seen and they have already realized that the fountainhead of terror is Pakistan, and it's Pakistan which is trying to now shift blame to other countries. This has been realized by the entire world, including your Muslim friends. Your Muslim friend countries also realize, and that's why they are now trying to stay away from you. देखिए, उसमें सारी दुनिया ने और अमेरिकी सदर ने भी ये कहा है कि हमारी पाकिस्तान ने बड़ी मदद की दहशतगर्दी की जंग लड़ने में, और हमें अफगानिस्तान में भी मदद करे, और हर अमेरिकी ओहदेदार की यही स्टेटमेंट आती है। वो अलहदा बात है कि इंडिया हर फोरम पे जाके ये कहता है जी कि पाकिस्तान, क्योंकि आपने फ्रीडम स्ट्रगल में कश्मीर की जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसे दहशतगर्दी करार दे दिया है, और इस सारी वॉर एंड टेरर की डिबेट का आपने सहारा लिया। वो आपकी जारी बात है, आप कमजोर थे, आज तक कुछ कर नहीं सके। लेकिन मैं इसमें कश्मीर में फ्रीडम स्ट्रगल है और बलूचिस्तान में टेररिज्म है, इंडियन स्पॉन्सर्ड, है ना? ये आप कह रहे हैं? देखिए, ये आपका मौफिक है? ऑब्वियसली कश्मीर के अंदर आपने कब्जा किया हुआ है ब्रिगेडियर साहब। क्या कब्जा नहीं है? दुनिया उसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं कहती। पाकिस्तान entered into Indian territory. You are the occupier. The UN resolution on this. You are asked by the UN to vacate each and every inch of India, the J&K, which you have not done till today. How can you say so? You have not adopted the UN resolution. Now you keep talking of UN resolutions, but the biggest defaulter of UN resolution is Pakistan. You are asked to vacate. Have you vacated? Even if you today vacate the POJK, then you can talk of referendum. मैं इस पे बात को आगे लेके चलूंगा, क्योंकि हम एक और डिस्कशन में एंटर हो रहे हैं। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, ऑब्वियसली सारी दुनिया कश्मीर को डिस्प्यूटेड इशू कहती है, कोई भी नहीं कहती है सेटल्ड इशू है। So there is a dispute. POJK is held by you. You are the occupier of POJK. But the world does not recognize, आप जो कह रहे हैं, दुनिया यही कह रही है कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वही दुनिया मानती है, पूरी दुनिया मानती है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं मानता है, और कमर चीमा नहीं मानते हैं, क्योंकि कमर चीमा जो है वो he is a true nationalist. सर, मैं तो जारी बात है, ट्रू नेशनलिस्ट होना भी चाहिए ब्रिगेडियर साहब। वो कौन बंदा है जो अपने मुल्क के साथ ना खड़ा हो? मुल्क ही तुम्हारा सारा कुछ है। So the way you have served the Indian army, the nation is proud of you, brigadier साहब, because you served your nation, and you should be proud of yourself, because आपने अपनी फौज का और अपने मुल्क का दिफा किया। सेम इज आई एम प्राउड ऑफ माई सोल्जर, जिन्होंने मेरे मुल्क का दिफा किया है, जिन्होंने हमें महफूज रखा है, और मैं अपनी स्टेट के साथ हर लिहाज से खड़ा हूं। सर, इसमें आगे आखिरी सवाल, क्योंकि हम थोड़ा सा अपनी वो जनरल रेटरिक में चले गए, लेकिन सर जो इंडिया की थिएटराइजेशन ऑफ आर्म फोर्सेस है, सर इसमें ये काइंडली बताइएगा, आखिरी सवाल आपसे करूंगा। मैं सुन रहा था सीडीएस साहब को, बिपिन रावत साहब को, जो ये कह रहे थे कि ये जो तकरीबन 5 थिएटर्स की बात कर रहे हैं, तो ये पहली जो ये थिएटराइजेशन है, ये कब कंप्लीट होगी और कब प्रॉपरली जो है वो ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मिलिट्री अपरेटस जो है वो इंडिया को अवेलेबल होगा? गो के आपने हमें स्ट्रक्चर तो बता दिया है कि जारी बात है, नॉर्थ है, वेस्ट है, एयर एंड दूसरी स्पेस है, तो ये प्रॉपर शुरू जो है वो पहली थिएटर कब आप जो कंप्लीट होगा, और ये कब तक प्रॉपर ये सारे का सारा अपरेटस कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, there is no timeline on this. CDS has been given the task. One of the tasks given to him is theaterization.
and he is working on it. He has to take everybody on board. Even now, this northwest, east, maritime, this is just conjectures. Nothing is finalized as yet. Yes, one thing which is nearing finalization, and that is the Air Defense Command. Air Defense Command, I hope, would come soon, because that is being felt by everybody that we do need an Air Defense Command. But then again, there are issues involved in it. The Air Defense Artillery has its own thing to say. Some other people have their own thing to say. Navy has got something to say. So all things will be sorted out, and soon we may have an Air Defense Command. Otherwise, we already have a theater command in this form of Andaman Nicobar Command. So it may get in more island territories into it. Things are emerging. It's still evolving. Nothing is finalized as yet. ब्रिगेडियर साहब, आपकी मौजूदगी से ये एक आखिरी सवाल मेरे ज़हन में और आया, मैं आपसे कर लूं वो सर, वो जरा और टॉपिक है इससे कि जो इंडिया ने तकरीबन 126 एयरक्राफ्ट की बात हो रही थी, और इसमें 36 राफेल जो हैं वो ऑलमोस्ट आपको पहुंच रहे हैं। ये बताइएगा कि आपके जो बड़े अच्छे दोस्त हैं, फ्रेंच प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन खोल दी है कि जो एक उनकी आई थिंक कंपनी थी और जो अनिल अंबानी ग्रुप के दरमियान जो मुआहदा हुआ वो नरेंद्र मोदी के पेरिस जाने से तकरीबन कहा जाता है 2 दिन पहले हुआ, 2 हफ्ते पहले हुआ। सो हाउ डू यू सी दिस, ये जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन खुली है, इसका भारत को क्या नुकसान हो सकता है, या इस डील पे क्या नुकसान हो सकता है, कुछ अंदाजा है आपको? आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। द डील इज थ्रू, much against the wishes of China and Pakistan. Deal is through. Rafale is a reality. Rafale is challenged to both Pakistan and China, and will continue to pose challenge, whatever conjectures may be made. Okay. Chale, Brigadier Sahab, thank you very much for your valuable opinion. और thank you, Kumar ji. Thank you. बहुत शुक्रिया। Thank you very much.